हाँ सर। हम कहाँ तक किए थे याद है क्या? हाँ सर, दोनों। सर सम हमने किया था 14.8 तक। 14.8। हाँ, टेक्स्ट बुक के। ओके। टेक्स्ट बुक के डिजिटल के किए थे ना, डिजिटल के हो गए थे ना आई थिंक। 14.8 थे कि 9 10 दो बाकी है अभी। हम्म। चलो ठीक है। हेडिंग लगा दो 14.9। हाँ सर। चलो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलो दिख रहा है यहाँ पर। हाँ सर, 14.9। Semiconductor. In an intrinsic semiconductor, the energy band gap. तो डेटा शीट बनाते जाना साथ में बेटा Eg। Eg हाँ is सर। equal to 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Here, its whole mobility is much smaller than electron mobility. मतलब given condition is mobility मतलब याद है ना म्यू। म्यू is more less than म्यू ऐसा दिया है तो म्यू लेस देन म्यू ई। स्पीकर बंद कर दो बेटा। हाँ सर। What is the ratio between conductivity at 600 Kelvin and that at 300 Kelvin? तो T1 टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू लेंगे हम लोग 600 Kelvin एंड T2 इज इक्वल टू लेंगे हम लोग 300 Kelvin। चलो assume that the temperature dependence of intrinsic carrier concentration Ni का इक्वेशन दे दिया गया है। Ni is equal to N0 एक्सपोनेंशियल EXP मतलब एक्सपोनेंशियल माइनस Eg बाई 2 kBt, फिर N0 इज कांस्टेंट। ठीक है। चलो आपको क्या फाइंड करना है अंदर देखो, रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो इतना आपको दे दिया गया है। ठीक है। Eg इज इक्वल टू 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। होल की मोबिलिटी इज मोर लेस देन इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है। T1 इज इक्वल टू 600 केल्विन दिया है, T2 इज इक्वल टू 300 दिया है और ये इंटेंसिंग कंसंट्रेशन आपको ये दे दिया गया है तो आपको निकालना कैमरा होगा। बंद થઈ ગયો છે. कौन हो? नहीं चालू થઈ ગયો વચ્ચે બંધ થઈ ગયો હમણાં. चलो समझो पहले यहाँ पर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर सिग्मा इज इक्वल, याद करो मोबिलिटी वाले कंसेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा है म्यू ई एन ई इंटू ई प्लस म्यू एच एन एच इंटू, ये इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है।
ठीक है। यहाँ पर इंट्रिंसिक है, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर याद करो हमने ऐसा पढ़ा है Ni दैट इज इक्वल टू Ne दैट इज इक्वल टू NH। तो कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू ई Ni इंटू ई प्लस म्यू एच Ni इंटू ई। क्या कॉमन आ सकता है, ई और Ni कॉमन Ni और E प्लस म्यू एच। ठीक है, चलो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन म्यू एच इज मोर लेस देन म्यू ई, तो ये कंडक्टिविटी का इक्वेशन क्या बनेगा, ई Ni इंटू म्यू ई। ठीक है, Ni का इक्वेशन आपको दे दिया गया है, तो सिग्मा और म्यू एज इट इज, Ni की जगह पर क्या लिखे जो दिया है, NO एक्सपोनेंशियल माइनस EG बाई 2 kBt, ये आपको दे दिया गया है। तो ये वाला जो टर्म है वो सब कुछ दिया नहीं है, तो इसको मैं कांस्टेंट अज्यूम कर लेता हूँ। तो इसको मैं ले लेता हूँ सिग्मा नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस EG बाई 2 kBt। सिग्मा का इक्वेशन उन्होंने बना दिया, वेर सिग्मा 0 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू म्यू ई इंटू NO। चलो हो गया। ये इक्वेशन सिग्मा 1 के लिए लिखे, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस EG बाई 2 kBt1 and sigma 2 is equal to same equation sigma naught exponential minus EG by 2 kBt2। ठीक है, हो गया ये। अभी रेशियो निकालना है सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का रेशियो निकालेंगे तो देखो ये सिग्मा नॉट तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा एक्सपोनेंशियल माइनस EG बाई 2 kBt1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल माइनस EG बाई 2 kBt2। ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, एक्सपोनेंशियल नेगेटिव उसको पॉजिटिव करना है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो EG बाई 2 kBt2 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल EG बाई 2 kBt1। ये नेगेटिव साइन वाले है ना चीज, तो मैंने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर किया, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर किया, तो वो हो जाएगा प्लस में। चलो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल, दोनों में एक चीज कॉमन है, EG बाई 2 kB कॉमन है, तो लिख सकते हैं ऊपर 1/T2 और -1/T1। डिवीजन है ना तो सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। चलो यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है भाई? नो सर। ओके चलो, अभी वैल्यू रखनी है एक्सपोनेंशियल, EG की वैल्यू आपको दे दी ना 1.2 डिवाइडेड बाई 2, ये kb की वैल्यू आपको दी नहीं है लेकिन ये दे दी जाती है 8.62 इंटू 10⁻⁵, दिस इज द फिक्स वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन, ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इंटू 1/T2 मतलब क्या है 300, 1 बाई ये हो जाएगा 600। ठीक है, चलो EXP 1.2 डिवाइडेड बाई 2 8.62 10⁻⁵ इंटू यहाँ पर LCM क्या आएगा 600
तो ऊपर आएगा 2 - 1। चलो हो गया। यहाँ तक कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। एक्सपोनेंशियल 10⁻⁻⁵ ऊपर आएगा तो 10⁵ तो लिखता हूँ 1.2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई ये 2 इंटू 8.62 इंटू 2 - 1 चलो कैलकुलेटर है भाई? तो 1.2 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 8.62 डिवाइडेड बाई 600 करो। 11.6। 11.6 ये आ गया σ1/σ2। चलो एक्सपोनेंशियल मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पता है, e⁻11.6 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। एक्सपोनेंशियल मतलब ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू सब मैथ्स में पढ़े हो। यस सर। 2.718 that is the value of exponential which is fixed value raised to power 11। यस सर। चलो दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो लॉग σ1/σ2 इज इक्वल टू, ये रेस टू पावर है तो लॉग में आगे आता है ना वो, 11.6 लॉग 2.718। चलो 11.6 पॉइंट के आगे एक ही डिजिट है तो 0 पॉइंट। चलो 27 का 1 का 8 में लॉग देखो, 27 का 1 का 8 में लॉग देखो। ट्वेंटी सेवन का 1 का 8 में लॉग देख के बताओ। सर बिल्कुल कर रहा हूँ। हाँ सर 0.434 4343। चलो ऊपर मल्टीप्लाई એની 434 પછી બી ચેક કરો 43424 ચાલશે હવે, બહુ ફરક નથી। चलो मल्टीप्लिकेशन करो दोनों का। 5.037 5.037 0.4343 इंटू 11.6 5. 037 चौथी डिजिट 29 29। 5.0372 हाँ 9 પછી चलो ये आ गया अपना log σ1/σ2। तो σ1/σ2 log को इस साइड पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग एंटी लॉग 5.0373। एंटी लॉग हमेशा पॉइंट के बाद का देखा जाता है, इसको 10⁵ में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो 0 3 का 7 का 3 में 0 3 का 7 का 3 में एंटी लॉग देखो।
चलो भाई एंटीलॉग आज फाइंड करना है। एंटीलॉग मिल जाए तो बताना, वेट करता हूँ। सर 108893 10 8893। इसको ऐसे कॉल। समझ 0.0373 इंटू 10⁵ रेस टू है ना, इसको 5 को 10⁵ में लिख सकते हो। पॉइंट के आगे 0 है एंटीलॉग में, तो जो डिजिट यहाँ पर होता है उसमें 1 ऐड करना होता है। तो 0 + 1 तो क्या करेंगे 1, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा 1.08893 इंटू 10⁵ ये 08 है, तो इसको मैं 1.1 इंटू 10⁵ लिख सकता हूँ। ये आ गया उसका आंसर। ठीक है, પાછળ આવે છે સર આન્સર ટેક્સ્ટ બુક નું? आज आंसर। चलो हो गया भाई, एक बार पूरा सम देख लो। पूरा सम एक बार देख लो भाई। सर वीडियो ऑफ है शायद। आपने आपका नोटिस किया कि नहीं किया? हाँ मतलब हमने देखे ना ऐसा, हाँ तो हाँ, हाँ सर हो गया। यस सर वैसे तो एक बार पूरा सम देख लो भाई। सर देखिए। हो गया। हाँ सर। चलो इसमें एक सम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, करोगे?
हाँ सर। इसके बाद वाला सम भी ऐसा ही है, ठीक है, जैसे ये किया ना अभी सम। इसके बाद वाला सम चलो मैं समझा देता हूँ, आपको खुद सॉल्व करना है। 14.10 डेटा सेट बना लो, बाकी का मैं प्रोसेस आपको समझाता हूँ। इन पीएन जंक्शन डायोड द करंट आई कैन बी एक्सप्रेस एज, लिखो आई बराबर आई जीरो एक्सपोनेंशियल ईवी बाई 2 kBT माइनस 1। एक्चुअली अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ईवी बाई केबीटी इक्वेशन है, 2 मत लिखना भाई। सर एक बार रिपीट करो ना जरा। ये रहा ऊपर स्क्रीन पे दिखता है। सर स्क्रीन बंद है। ओ ऑन स्क्रीन ऑन, वो मैं भूल ही गया भाई, देखिए। भी दिखा? हाँ सर। ओके, तो आई बराबर आई जीरो एक्सपोनेंशियल ईवी बाई केबीटी है, 2 kBT मत लिखना है, ओके। माइनस 1, ठीक है। यस सर। where I0 is called the reverse saturation current, V is the voltage across the diode and the positive and is positive for forward bias and negative for reverse bias. I is the current through the diode, KB is the Boltzmann constant. Okay, data sheet बनाओ। KB is equal to 8.6 into 10 to the power minus 5 electron volt per Kelvin. हाँ सर। ये समझो बेटा, नीचे जो सम्स दिए है ए बिट में, व्हाट विल बी द फॉरवर्ड करंट एट द फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ 0.6 वोल्ट। आपको जो वोल्टेज दिया है वो वोल्ट में है, लेकिन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू देखो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आपको क्या करना पड़ेगा, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक रिलेशन लिखो, वैसे तो देखा जाए तो नहीं दिया है, लेकिन लिखो एक रिलेशन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule, ठीक है। यस सर। चलो, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल पर केल्विन में कन्वर्ट करो, जो केबी है ना आपके पास, केबी। हाँ सर। क्या करना है, 8.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 तो है ही, उसको फिर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर दो। सर 13.76 इंटू 10 की पावर माइनस 24। हाँ -24। चलो हो गया, सही है। तो अभी ये केबी की वैल्यू आपको ये ही लेनी है, ठीक है, सम में। चलो, इफ फॉर अ गिवन डायोड आई जीरो आपको दे दिया गया है, डेटा शीट बनाओ। आई जीरो इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 एम्पियर। ये आपको दे दिया गया है 300 केल्विन। चलो, फर्स्ट ऐसा पूछा है, व्हाट विल बी द फॉरवर्ड करंट एट द फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ 0.6 वोल्ट। तो पहला V की जगह पर आपको क्या लेना है, 0.6 वोल्ट लेना है, समझो। अभी देखो, अभी यहाँ पर मैं फर्स्ट स्टेप आपको दिखाता हूँ। आपको I की वैल्यू क्या दे दी गई बेटा, I इज इक्वल टू आई जीरो एक्सपोनेंशियल EV बाई KBT माइनस 1, ऐसा कुछ। तो पहले मैं EV बाई KBT की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, क्योंकि वो वैल्यू जो है वो कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट वाला समय यूज होगा, तो EV बाई
केबीटी में फाइंड कर लेता हूँ। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है ना 1.6 10 टू द पावर -19। आपको पहला का कितना दिया है 0.6 0.16 डिवाइडेड बाय केबी आपने फाइंड किया कितना था 13.76 76 into 10 की पावर -24। -24 और टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है। हाँ सर। चलो सिंप्लीफाई करो इसको 1.6 into 0.6 divided by 13.76 divided by 300 सर -24 ऊपर है। -24 ऊपर એટલે +24 એટલે 10 to the power 5 રહેશે તો 5 ને મલ્ટીપ્લાય કરી દો તો 10 to the power 5 અંદર into 1 lakh तो सर 23.25 23.25 के बाद बस એટલું જ છે કારણ કે આ બહુ મોટો નંબર આવેલો 0.000232 પછી 5 કર્યા। 5 आ गया। चलो अभी I1 इज इक्वल टू I0 देखो यहाँ पर I0 की वैल्यू है आपके पास कितनी आई थिंक 5 इंटू हाँ सर I0 ની વેલ્યુ સર છે બસ 5 into 10 की पावर -12। ओके ये -12 इंटू ये एक्सपोनेंशियल इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली 23.25 -1 ठीक है। तो 5 इंटू 10 की पावर -12 ये एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट करके आपको करना है। अभी यहाँ से प्रोसेस आपको करनी है जैसे आगे की ना। तो एक्सपोनेंशियल मतलब क्या बेटा ये 2.718 टू द पावर 23.25 ऐसा होता है ये ठीक है -1। अभी यहाँ पर लॉग ले लेना है तो आपको एक स्टेप में और लिख के दे देता हूँ 5 इंटू 10 टू द पावर -2 ये 23.25 इंटू लॉग 2.718 करके आपको करना है आगे। अभी यहाँ से सम आपको खुद करना है ठीक है जैसे आगे प्रोसेस की थी ना सेम प्रोसेस। सर એમાં એન્ટીલોગ લીધું है इसको मल्टीप्लाई करके बाद में इसका एंटीलॉग लेके आप कर सकते हो। हाँ ठीक है यहाँ से प्रोसेस आप खुद करोगे। इसका जो आंसर है बाद में एंटीलॉग के साथ आपको प्रोसेस करनी होगी नहीं तो शायद आपके पास अब एक्चुअली देखा जाए तो एग्जाम में इसका सिंप्लीफिकेशन लॉग टेबल तो प्रोवाइड नहीं करते हैं तो वैल्यू आपको दे दिया जाता है। आपको वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करनी है तो आपके पास शायद वो साइंटिफिक कैलकुलेटर हो या तो आपके मोबाइल में भी साइंटिफिक कैलसी तो आता ही है सर। हाँ सर 0.342 लॉग आवे છે 2.78 तो वो तो 434 से अभी आगे देखा ही है। तो ये वैल्यू आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो। अच्छा एक्सपोनेंशियल 23.25 ये वैल्यू आप डायरेक्ट भी आप फाइंड कर सकते हो ठीक है। चलो एग्जाम में ये वैल्यू दे दी जाती है। वैसे देखा जाए तो ये एडिशनल एक्सरसाइज का समय बोर्ड के लेवल पे एडिशनल के सम्स नहीं आते हैं लेकिन ये शायद एंट्रेंस में पूछा जाए तो इसकी वैल्यू या दे दी जाती है या तो सिंप्लीफाई एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में ही आपका आंसर होता है ठीक है सर। हाँ हाँ बोलो सर एक्सपोनेंशियल નો કોઈ સિમ્બોલ આવે ई ई एक्सपोनेंशियल सिंबल ही आवશે। चलो हो गया भाई ये आपको खुद सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको उस ग्रुप पे भेजना है ठीक है। जो भी बाकी नहीं सर I1 में उसमें 0.7 लेना है। देखो डेटा आप देखोगे तो उसमें 0.7 वोल्ट लेना है
चलो मैं समझा देता हूँ, रुक जाओ स्क्रीन शेयर करके। दूसरी बार उसमें जो दिया है वो आप देख सकते हो इसमें। देखो, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द करंट इफ द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इंक्रीज बाय 0.7 वोल्ट। तो सेम यही प्रोसेस आपको लेनी है, 0.7 वोल्ट के लिए करनी है। फिर आपको पूछा गया व्हाट विल बी इंक्रीज इन करंट, तो 0.7 का जो करंट आएगा और 0.6 का जो करंट है, दोनों का क्या कर लेना है आपको, डिफरेंस करना है। ठीक है। यस सर। फिर बाद में पूछा है व्हाट विल बी द डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस मतलब स्लोप फाइंड करना है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वी कितना होगा, डेल्टा वी 0.6 पे 0.7 आया तो 0.1 इज द डेल्टा वी, एंड डेल्टा आई आपने सेकंड में फाइंड किया है, 0.7 का करंट माइनस 0.6 का करंट, दोनों का डिवीजन करोगे जो आएगा आपका आंसर। ठीक है। फिर व्हाट विल बी द करंट इफ रिवर्स बायस वोल्टेज चेंजेस फ्रॉम 1 वोल्ट टू 2 वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट का डिफरेंस आया तो फिर से यही इक्वेशन उसमें V इज इक्वल टू 1 वोल्ट लेके आपको फाइंड करना है। ये जो EV इज इक्वल EV बाई KBT फाइंड किया था ना, उसमें V इक्वल टू क्या ले लेना है आपको, 1 वोल्ट लेके करना है। ठीक है। चलो, तो ये सम आपको खुद कंप्लीट करना है, एक ही सम मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। ओके सर। ठीक है। પૂરો કે છે હજુ સર ચાલુ નથી તો? Okay? હા ક્લાસ તો ચાલુ છે ને એમ. हाँ हाँ તો ચાલુ? હોમવર્ક આપી દઉં છેલ્લે એટલે. ના ના પહેલા આપી દીધું. આ તો ખાલી તમને હોમવર્કમાં આપી દીધું, આવી દીધું. તો તમે કરશો તો તમને થોડો એડવાન્ટેજ થશે એમ। और दूसरा होमवर्क दूं, नोट कर लो तो फिर मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूं। 14 पॉइंट ये कौन सा था, 10 ना? 10 यस सर। फिर इलस्ट्रेशन 14.1, 14.2, और 14.4। ये डिजिटल के की है कि बाकी है? સર આપણે પેલું ડિજિટલ માટે જે શીખેલું એના માટે 2 કે 3 કરેલા, બસ એના પછી નહીં કર્યા। उन्हें इलस्ट्रेशन बाकी है कि करेला जाए, एम पूछूं છું। ના સર બાકી જ હશે। चलो तो नोट બાકી છે लो, સર। 14.8, 14.9, 14.10 हो गए। ठीक है। यस सर। आज जो एक सम किया वो 2 बार करना है, और जो मैंने होमवर्क में दिया वो सब एक ही बार करना है आपको। ओके। ठीक है। चलो तो हम सर लोग होमवर्क रिपीट कर दो ना एक बार। हाँ भाई एग्जांपल 14.8 9 10 ना। ओके। और आगे का ये ना, हाँ सर। इलस्ट्रेशन टोटल नंबर बताओ, 14.1 से दिया है, 14.1, 14.2, 14.3 भी दिया ना? नहीं सर 4 दिया। 4 दिया, फिर 14.8, यस सर। 14.9 एंड 14.10, और एक्सरसाइज में 14.10, हाँ सर। और एक्सरसाइज का 14.9 जो किया वो 2 टाइम्स। ओके। ठीक है। तो आगे को जो है वो डिजिटल वाले बहुत इजी है, और पहला और दूसरा तो थियरी बेस्ड है, और चौथा जो है वो 14.4 जो है वो ग्राफ वाला है, ग्राफ से आपको स्लोप फाइंड करना है सिर्फ। ओके। ठीक है।
ओके चलो, तो अभी ठीक हम बा। लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग नया चैप्टर। नया चैप्टर में आपको बताता हूँ, मैथमेटिकल स्टेप वाला तो लेना नहीं, आप मना करते हो ना। नहीं सर, एज लઈ લો. થિયરી हाँ માં सर, બોરિંગ चलेगा। લાગે છે. हाँ सर, ये भी है। सर थियरी ले लो सर। चलो तो हम लोग ले लेते हैं यही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिखा? सर करंट वाला चैप्टर वापस मतलब फिजिक्स में दूसरा नहीं है कोई सर, करंट की वाला? रे ऑप्टिक्स आओ है भाजी, रे ऑप्टिक्स है, एटम माने न्यूक्लियर। जोरदार से ले लो। हो सकते हो कि शायद उसमें से कट हो सकता है सिलेबस में, हाँ इसलिए એટલે બરાબર છે, इकट्ठे ही है सर, એવા नहीं रहता जो कट થવાના चांसेस હોય ને, ताकि मेहनत। નથી લાગે કે જે કટ થવાના ચાન્સીસ હોય, બીકોઝ કટ થઈ જાય ને મારે ખોટું વધારે ચલવું પડે કે हाँ નહીં। चलो तो एक ही अल्टरनेटिव है, या तो मैग्नेटिज्म स्टार्ट करो, लेकिन हाँ सर मैग्नेटिज्म वो कर दो। हाँ सर, लाइव पढ़ेंगे ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें डायरेक्शन वाला बहुत चीज है, डायरेक्शन कैसे लेनी है ना, हाथ से डायरेक्शन समझानी पड़ती है। तो अभी मैं पहले सितंबर પછી જ ભણાશે મેગ્નેટિઝમ। तो फिर एक काम करते हैं, हम लोग EMI स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, चलो तो ईएमआई भरवानी ठीक है चाहिए। सर। हाँ, ના બીજી वाली। क्योंकि ये EMI कंप्लीट करेंगे ना तो उसके साथ में ये अल्टरनेटिंग भी हो सकता है, लिंक में है। हाँ सर। अच्छा ठीक है सर, ये ठीक, चैप्टर चलेगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसकी PDF तो मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा। देखो हम लोग ये चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे, हम थियरी ज्यादा पढ़ेंगे, NCERT लेवल पे थियरी कम है। सब नोट्स मंगवाना तो मैंने। हाँ, नहीं मोकलो तो हूँ कर ले हैं, जा हूँ कर ले हैं। कहीं नहीं करवाना सर, હું कर ले। घरे मलवा आवा कई। बाहर नहीं निकलना है, वो केस वधे जो है। हाँ सर, गई का થયું ને સર, પરમ પરમ ગઈ આલું ને 256 કેસે ખા। रैपिड फायर राउंड चल सिटी सर तरह। सिटी માંથી ઓછા હતા, પરંતુ સ્પોર્ટ્સ જિલ્લામાં હતા। कोई भी हाँ सर, कोई भी જિલ્લામાં હોય એટલે આપણે બહુ બહાર નીકળવાનું ઓછા नहीं થઈ। નહીં चैप्टर बहुत मस्त है भाई ये, और हाँ इजी चैप्टर है। चलो दिख रहा है स्क्रीन पे कुछ? हाँ हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन के बारे में तो बाद में पढ़ेंगे, पहले इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो ब्रांच थे वो सेपरेट थे। फिर धीरे 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 एक्सपेरिमेंट होने लगे, और याद करो आपने कुछ ऑर्स्टेड अंकल के बारे में पढ़ा है। ऑर्स्टेड अंकल का कुछ एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा था कि बैटरी के दो एंड के बीच में एक कंडक्टिंग वायर लगाया था, और कंडक्टिंग वायर लगाने के ऊपर वायर के ऊपर एक मैग्नेटिक नीडल रखी थी। मैग्नेटिक नीडल याद है, मतलब वो कंपास। हाँ सर, तो जैसे करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक नीडल का 90 डिग्री एंगल पे डिफ्लेक्शन होता है, क्या कुछ आपने पढ़ा था।
तब से पता चला कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता ही है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और उसके ऊपर से मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो भी चैप्टर है हमारा, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे। तो बेसिकली वो ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किए थे, ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेस हुआ, उसके बाद न्यूमेरस साइंटिस्ट आए और उन लोगों ने इलेक्ट्रिक सिटी और मैग्नेटिक सिटी को दोनों को कंबाइन करके एक फिजिक्स के ब्रांच बना ली, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिज्म। ठीक है। तो माइकल फेराडे ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जब किया था, माइकल फेराडे, जोसेफ हेनरी, वो सब ने इलेक्ट्रिक करंट वर इंड्यूस इन अ क्लोज कॉइल। कॉइल मतलब पता है? गुजराती में इन्हें कहवाय गूंचड़ू। वायर होता है ना, तार। खबर है। तार को हम लोग ऐसे राउंड 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 बना देते, वो कॉइल बन जाती है, लाइक अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का नाम तो सुना ही होगा आपने। अरे એમ कहनो जो स्प्रिंग ने कंप्रेस करिए तो केવું बने? बस स्प्रिंग ही है, वन टाइप ऑफ स्प्रिंग जैसा ही दिखता है वो। हाँ, स्प्रिंग ही है। ठीक है। चलो, तो जोसेफ हेनरी एंड माइकल फेराडे ने ऐसा बताया कि इलेक्ट्रिक करंट हम लोग इंड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो सकता है। वो तो जाहिर सी बात है बेटा, बैटरी 2 वोल्ट की जगह पर मैं 20 वोल्ट की ले लूंगा तो स्वाभाविक है कि भाई वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा जनरेट होने ही वाला है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर, मतलब देखा जाए तो ट्विन्स है वो, ट्विन्स। ट्विन्स मतलब पता ना, जोड़िया। हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होने ही वाला है, या तो मैग्नेटिक फील्ड जहां पर होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता ही है। सेपरेट नहीं है, अभी वो दोनों कैसे हो चुके हैं, कंबाइन हो चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड फिजिक्स से एक ब्रांच देखो, यहाँ पर एक ब्लू लाइन मिलेगी, द फिनोमिनन इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर by varying a magnetic field is called the electromagnetic induction। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करके हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड कर सकते हैं। फिजिक्स की ये ब्रांच को हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। हाँ। तो पूरे चैप्टर में हम लोगों को यही पढ़ना है, और ये कंसेप्ट का यूज करके हम लोग ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मर नाम सुना होगा हम लोगों ने, रेक्टिफायर में ट्रांसफॉर्मर यूज किया है ना भाई। हाँ। चलो, तो सबसे पहले जो फेराडे ने एक्सपेरिमेंट किए थे वो एक्सपेरिमेंट हम लोग समझते हैं क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्यों फेराडे ने ये सब चीजें की। चलो, फेराडे के एक्सपेरिमेंट जो है अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो ज्यादा है एक्चुअली। आपके एनसीईआरटी में वो एक्सपेरिमेंट बहुत कम है, लेकिन हम लोग बेसिक लेवल पे पढ़ेंगे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ फेराडे। सॉफ्ट आयन रिंग ली थी उसने, यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, दिस इज द सॉफ्ट आयन रिंग। सॉफ्ट आयन रिंग के एक एंड पे यहाँ पर कॉइल कनेक्ट की है। उसके साथ यहाँ पर, एक मिनट है, उसके साथ यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन है और स्विच का कनेक्शन है। मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट है भाई। बैटरी ड्रॉ करनी है, रिंग बड़ी लेनी पड़ेगी। ये स्विच, और ये मैंने लगा दिया यहाँ पर, ये बैटरी है, और दूसरी साइड पे ये मैंने लगा दिया है, इसको बोला जाता है गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर? 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है आपने।
डिटेक्शन ऑफ करंट। करंट डिटेक्ट करेगा कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। यस सर। चलो, ये ले ली है उसने सॉफ्ट आयन रिंग। ये जो है वो स्विच, ये जो है वो बैटरी, ये जो है वो गैल्वेनोमीटर। चलो, उसने इनिशियल स्टेज पे ये स्विच को ऑन किया, ठीक है, ये स्विच को यहाँ से ऑन किया। स्विच ऑन किया तो बट ऑब्वियस से बैटरी में से करंट तो फ्लो होगा, तो करंट जो है वो कॉइल में फ्लो होगा। और ये देखो सॉफ्ट आयन रिंग है, तो कॉइल की वजह से ये जो कॉइल है वहां पर क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। यस सर। वो मैग्नेटिक फील्ड ये सॉफ्ट आयन रिंग में से यहाँ पर आएगी इफेक्ट, ऐसे इफेक्ट यहाँ पर आएगी। जैसे इफेक्ट यहाँ पर आती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में क्या आने लगेगा, डिफ्लेक्शन आने लगेगा। क्या आने लगेगा, डिफ्लेक्शन। मतलब गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर ऑलवेज कहाँ होता है पता है, जीरो सेंटर में होता है। जैसे करंट फ्लो होता है तो कोई एक साइड पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखेगा उसको, तो उसको लगा कि मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया। लेकिन यहाँ पर उसको क्या करना बेटा, ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कांस्टेंट आना चाहिए। कांस्टेंट मतलब ऐसे 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 आना चाहिए। हाँ जैसे उसने स्विच ऑन की, करंट फ्लो हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर पास हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन एक ही साइड पे आया और रुक गया, वापिस जाता नहीं था। उसको कैसी कंडीशन चाहिए थी, ऐसी कंडीशन चाहिए, गैल्वेनोमीटर इधर गया इधर गया, इधर इधर ऐसे ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। हाँ सर। तो उसने क्या किया, फिर उसको लगा कि मेरा एक्सपेरिमेंट तो अभी सक्सेस हुआ नहीं, स्विच ऑफ कर दी। स्विच को फिर से क्या कर दी, ऑफ कर दी। स्विच ऑफ की तो जो डिफ्लेक्शन इधर था वो फिर से कहाँ आ गया, अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे आ गया, ठीक है। फिर से स्विच ऑन की तो फिर से डिफ्लेक्शन ये साइड पे, स्विच से स्विच ऑफ की तो फिर से ओरिजिनल कंडीशन। तो उसको जब स्विच को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करता रहता था तो डिफ्लेक्शन ऐसे 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 मिलता था। तो उसको ऐसा लगा कि ये गैल्वेनोमीटर में कंटिन्यूअस फॉर्म में डिफ्लेक्शन जब लाना होता है तो करंट की जरूरत नहीं है, करंट की जरूरत नहीं है, चेंज इन करंट जरूरी है। द मेन थिंग इज दैट चेंज इन करंट जरूरी है, चेंज इन करंट। स्विच ऑन की तो करंट बढ़ा, स्विच ऑफ की करंट कम हुआ, फिर से स्विच ऑन की करंट बढ़ा, स्विच ऑफ की करंट कम हुआ। तो करंट का इंपॉर्टेंस नहीं है बेटा, चेंज इन करंट का इंपॉर्टेंस है। चेंज इन करंट मतलब करंट में फ्लक्चुएशन ज्यादा कम होना, ज्यादा कम होना, तभी ये गैल्वेनोमीटर में उसको डिफ्लेक्शन दिखता था। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बाद में उसने क्या कंक्लूजन बोला कि जब भी सॉफ्ट आयन रिंग में से आप कांस्टेंट करंट फ्लो करोगे तो गैल्वेनोमीटर में कांस्टेंट डिफ्लेक्शन ही मिलेगा। लेकिन आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में डिफ्लेक्शन चाहिए, ऐसे ज्यादा कम ऐसे, तो करंट का इंपॉर्टेंस नहीं है, चेंज इन करंट का इंपॉर्टेंस है, चेंज इन करंट का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आप भी देखने जाते हो तो आपको भी पता चलेगा बेटा, स्विच को ऑफ करोगे ट्यूबलाइट बंद हो जाएगी, स्विच ऑन करोगे तो ट्यूबलाइट चालू होते, यही होता है ना। हाँ सर। हाँ, तो उसने ऐसा बताया बेटा एक्सपेरिमेंट के बाद कि जब भी सॉफ्ट आयन रिंग के साथ कॉइल, बैटरी, स्विच और गैल्वेनोमीटर दूसरे एंड पे लगाएंगे और स्विच को ऑन ऑफ करते जाएंगे तो बट ऑब्वियस है कि मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता रहेगा। स्विच ऑन करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, स्विच कम ऑफ करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा, क्योंकि करंट कम होगा। तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, तो ड्यू टू दैट रीजन वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो उसमें फ्लक्चुएशन होता है, और ड्यू टू दैट फ्लक्चुएशन ही गेट द डिफ्लेक्शन इन दिस गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो Yes. करंट का इंपॉर्टेंस नहीं है, चेंज इन करंट का इंपॉर्टेंस है, ये चीज उसने बताई थी, ठीक है। चलो देखो, उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी में नहीं है, हाँ भाई, लेकिन ये उसका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था हिस्ट्री का। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो, as shown in figure, Faraday took a ring of soft iron in his historic experiment. As insulated conducting coil was wound on one side of the ring and connected to the battery, left side पे, ठीक है। On the opposite side of this coil, another conducting coil was wound and connected with the sensitive galvanometer. The coil is connected to the battery, acts like a solenoid. सोलेनॉइड कैसे बनाते हैं, एक रॉड लेते, रॉड के ऊपर वायर लगाएंगे, याद है ना सोलेनॉइड। हाँ सर। हाँ,
सोलेनॉइड के अंदर क्या करते हैं बेटा, एक रॉड लेते हैं, रॉड के ऊपर हम लोग वायर के टर्न्स वाउंड कर देते हैं और उसके दो एंड के हाँ सर। बैटरी कनेक्ट करेंगे तो बन जाता है वो सोलेनॉइड। ये चीज आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी। हाँ सर। When the current is passed through the coil, it produces a magnetic field. जैसे स्विच आप ऑन करोगे तो करंट पास होगा, उसकी वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, क्योंकि ऑर्स्टेड अंकल बता के गए थे कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी होता ही है। ये चीज अपने कौन से मतलब किसने बताया था? ऑर्स्टेड अंकल ने, ठीक है। चलो, galvanometer measures the electric current passes through the other coil. As the ring of the soft iron, the magnetic field line produced remain confined in the ring itself. Almost all magnetic field line passes through the ring and through the inner part of the second coil and from closed loop. In other words, ring connect to the two coils through the magnetic field lines. समझो बेटा, अभी मैं यहाँ पर आता हूँ फिर से अपने एक्सपेरिमेंट जो डायग्राम है देखा यहाँ पर, आपने पहले स्विच को यहाँ से ऑन किया, मैं यहाँ पर स्विच को ऑन करता हूँ, ये स्विच को मैंने ऑन कर दी, तो ड्यू टू दैट रीजन करंट इज जनरेट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा ऐसे रिंग में, तो यहाँ पर उसके अराउंड क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी, ठीक है। वो फील्ड लाइन ये रिंग में से पास होती हुई यहाँ पर आएगी, तो ये दोनों रिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास होती है उसको कनेक्ट कौन करता है? ये सॉफ्ट आयन रिंग उसको कनेक्ट करता है। तो दिस इज कॉल्ड द मीडिएटर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रोकर बोल सकते हैं। इसको घर बेचना है, इसको घर लेना है, तो दोनों को कांटेक्ट कौन कराएगा? ये सॉफ्ट आयन रिंग, ठीक है। तो जैसे स्विच ऑन की, यहाँ पर करंट जनरेट हुआ, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, वो फील्ड लाइन सॉफ्ट आयन रिंग में से पास होती हुई यहाँ पर जाएगी और उसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा? डिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द मीडिएटर। सॉफ्ट आयन रिंग का जो रोल है बेटा, दिस इज कॉल्ड द मीडिएटर। अपने नॉर्मल लैंग्वेज में उसको बोलेंगे, इसको ब्रोकर बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो When Faraday passes a steady electric current through the left coil, मतलब उसने स्विच ऑन ही रखी, उसने सिर्फ स्विच ऑन रखी, नो इफेक्ट वाज ऑब्जर्व्ड इन द गैल्वेनोमीटर, तो एक साइड पे डिफ्लेक्शन आया, फिर आगे कुछ इफेक्ट आती नहीं थी। Faraday was slightly disappointed, but Faraday intuition worked at the moment. During the minute observation at every moment, he observed that the galvanometer shows the momentary deflection whenever the battery is switched on or off. मतलब उसने स्विच ऑफ की तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दूसरी साइड पे उसको दिखाई दिया, फिर से स्विच ऑन की तो फिर से डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, फिर से स्विच ऑफ की तो फिर से डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। तो इन बोथ द केसेस द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर वेर इन अपोजिट डायरेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोजिट डायरेक्शन? जैसे स्विच ऑन करता है तो पॉइंटर 0 से मैक्सिमम पे जाता है, स्विच ऑफ करता है तो मैक्सिमम से कहां पर आएगा? वो फिर से 0 पे आ जाएगा। तो फ्रॉम हिज ऑब्जर्वेशन दैट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन when steady current is passed. What is the meaning of steady current? Steady current मतलब constant current. Constant current की यहाँ पर जरूरत नहीं है। So Faraday conclude that the steady current is not important, but change in current plays an important role in this experiment. Current change करोगे तभी अंदर magnetic field line में change होगा, and due to change in magnetic field lines, the effect of galvanometer shows. ठीक है, galvanometer में deflection आपको दिखाई देगा। तो पूरे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये था कि स्टेडी करंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ओनली चेंज इन करंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। यस सर। ओके, तो पहला ये एक्सपेरिमेंट था, दिस इज कॉल्ड द सॉफ्ट आयन रिंग एक्सपेरिमेंट। आपको एग्जाम में 2 मार्क में पूछा भी जा सकता है, व्हाट इज एक्सप्लेन द सॉफ्ट आयन रिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे। तो ये चीज आपको लिखने हैं अंदर, ठीक है। या तो सिर्फ पूछे कि व्हाट इज द राइट द कंक्लूजन ऑफ द फैराडे एक्सपेरिमेंट्स, तो उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था सबके कंक्लूजन लिखने हैं। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन याद रखना है आपको कि स्टेडी करंट इज नॉट इम्पोर्टेंट
बट द चेंज इन करंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, करंट का इंपॉर्टेंस नहीं है, चेंज इन करंट का इंपॉर्टेंस है। क्लियर? यस सर। ओके, चलो नाउ उसने जो किया है वो एग्जाम्पल है एक्सपेरिमेंट नंबर 2। चलो समझते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ये भी बहुत मस्त एक्सपेरिमेंट, ये आप घर पे भी कर सकते हो, आप भी फैराडे बन सकते हो। यस सर। ये टेबल की एक सरफेस के ऊपर यहाँ पर एक मैग्नेट रखा है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। दूसरा एक मैग्नेट रखा है, ऐसे वी शेप मैग्नेट है, दो मैग्नेट लिए हैं, ये नॉर्थ और ये साउथ। और यहाँ पर एक उसने स्लॉट बनाया है, और यहाँ पर उसने एक स्लॉट बनाया है, और स्लॉट के अंदर उसने रखा है एक कंडक्टिंग रॉड, मतलब स्फीयर जैसा रखा है। यहाँ पर कॉइल का कनेक्शन करके गैल्वेनोमीटर लगाया है। ठीक है, दिस इज द एक्सपेरिमेंट वी शेप मैग्नेट एक्सपेरिमेंट। ये दो मैग्नेट को वी शेप में रखा है, दोनों के बीच में एक सॉफ्ट आयन पीस रखा है, उसके ऊपर कॉइल कनेक्ट की है और गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। ये मैग्नेट वाला चाहिए तो फिक्स है। ये ऊपर जो मैग्नेट है उसको क्या करना है, ऐसे ऊपर ले जाना है, नीचे लाना है, ऊपर ले जाना है, नीचे ले जाना है। तो पहले यहाँ से वो मैग्नेट को ऊपर ले जाता है, तो गैल्वेनोमीटर में उसको डिफ्लेक्शन दिखा, फिर वो नीचे लाता है फिर से, तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर का डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड पे दिखा। मतलब जब ये मैग्नेट हम ऊपर ले जाता है तो गैल्वेनोमीटर ये साइड पे डिफ्लेक्शन दिखाता है, तो अभी वापस वो नीचे आता है तो फिर से डिफ्लेक्शन उसके ओरिजिनल कंडीशन में उसको दिखाई देता है। ठीक है, मतलब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन देखो अभी ऐसा है, जैसे ये मैग्नेट वो ऊपर ले जाता है तो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन ऐसे आया, नीचे आएगा तो वापस ऐसे, ऊपर ले जाएगा ऐसे, ऐसे 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 होता रहता है। सपोज ये मैग्नेट को मैं ऊपर पकड़ के रखता हूँ ऐसे, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ये साइड पर फिक्स हो जाएगा। मुझे कांस्टेंट डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में ऐसे चाहिए, तो मुझे यहाँ से भी क्या करना पड़ेगा, मैग्नेट को ऐसे ऊपर नीचे मूवमेंट में करते रहना पड़ेगा ना ऐसे। जैसे मूवमेंट चालू रहेगी तो यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन क्या रहेगा, चालू रहेगा। ऊपर ले जाएगा और नीचे लेके आएगा तो क्या होगा, ऊपर ले जाएगा तो ये जो कोर है, कोर जो मेटल का जो कोर है, आयन का कोर है, उसमें फील्ड कम हो जाएगा। फील्ड क्यों कम हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये कोर और मैग्नेट के बीच में डिस्टेंस बढ़ा, अभी ऐसा है तो डिस्टेंस कम है, अभी मैं उसको ऊपर ले जाऊंगा डिस्टेंस बढ़ा, तो फील्ड लाइन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फील्ड लाइन कम होगी तो करंट कम होगा, तो डिफ्लेक्शन मिलेगा एक साइड पे। अभी मैं नीचे लाऊंगा तो फील्ड फिर से स्ट्रांग हो जाएगा, तो डिफ्लेक्शन और स्ट्रांग होगा। ठीक है, ये मैं जितना रैपिडली करूंगा, जैसे ऐसे रैपिडली करता रहूंगा तो यहाँ पर पॉइंटर भी ऐसे ऐसे डिफ्लेक्शन होता रहेगा। इसको मैं ऐसे करूंगा धीरे धीरे, होले होले, तो यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन ऐसे ऐसे चलता रहेगा। सपोज मैंने ऐसा मैग्नेट को ऐसे फिक्स कर दिया तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। द मीनिंग इज दैट ये एक्सपेरिमेंट में उसने ऐसा कंक्लूजन बोला कि यहाँ पर फील्ड लाइन की वजह से, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पड़ा था, याद करो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, याद है, यस सर। इक्वल टू ई इनटू ए, वैसे यहाँ पर जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मीनिंग इज दैट उसने ऐसा बताया कि यहाँ पर फ्लक्स का इंपॉर्टेंस नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स का इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर फ्लक्स का इंपॉर्टेंस नहीं है, मैग्नेटिक चेंज इन फ्लक्स का इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जैसे ये ऊपर नीचे होता है तो फील्ड लाइन कम होती है, जैसे फील्ड लाइन कम होती है तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स की क्वांटिटी भी क्या होती है, चेंज होती रहती है। दोनों के मीनिंग सेम ही बेटा। फ्लक्स मतलब यहाँ पर हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर वही इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर क्या यूज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, सेम कंसेप्ट है, सिर्फ यूनिट यहाँ पर बनेगा वेबर, यहाँ पर यूनिट क्या बनेगा, वेबर। वो आएगा तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन, वी शेप मैग्नेट का एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन उसने ऐसा बताया कि एक्चुअली मैग्नेट को ऊपर नीचे करेंगे तो फील्ड लाइन चेंज होगी। हाँ सर।
की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो एक्चुअली यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन लाने के लिए फ्लक्स की जरूरत नहीं है, चेंज इन फ्लक्स होना जरूरी है। ठीक है, चेंज Yes. इन। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या बोला था, करंट जरूरी नहीं है, चेंज इन करंट जरूरी है। दूसरे में बताया कि यहाँ पर फ्लक्स की जरूरत नहीं है, चेंज इन फ्लक्स इज द प्रायोरिटी। ठीक है, हाँ सर। चलो तो देखो उसने जो सेकंड एक्सपेरिमेंट उसने जो किया था वो हम लोग देखते हैं। इन his second experiment, Faraday arranged 2 bar magnets in V shape. दिखा डायग्राम में। At the other open end of V shape, he kept a soft iron rod with an insulated copper wire wound around it. A galvanometer was connected with a conducting wire. He observed that the galvanometer shows the deflection on moving the end of the upper magnet ups and down. मतलब ऊपर वाला जो मैग्नेट है उसको अप्स एंड डाउन करते रहोगे तो आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। As the magnet moves nearer to the rod, magnetic flux link with the coil increases. मतलब जैसे हमारा मैग्नेट ऊपर से नीचे नजदीक आएगा रॉड के नजदीक, तो आपको क्या मिलेगा, वहां पर चेंज इन फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा। When the magnet touches the iron rod, flux associated with the coil becomes maximum, and as the magnet moves away from the rod, magnetic flux in the coil क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगा, तो हमने डिस्कस किया बेटा अभी कि जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी फील्ड लाइन कम जनरेट होगी, फील्ड लाइन कम जनरेट होगी तो फ्लक्स भी कम हो जाएगा। नजदीक आएंगे तो फील्ड स्ट्रांग बनेगा, फील्ड स्ट्रांग बनेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपको ज्यादा मिलेगा। तो From this experiment, Faraday concluded that to induce the electric current in the coil, change in magnetic flux is required, not the flux itself. Clear? Flux जरूरी नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना जरूरी है। तो यहाँ पर वर्ड जो ज्यादातर यूज करो बेटा कौन सा, चेंज। ठीक है, फर्स्ट में भी करंट जरूरी नहीं है, चेंज इन करंट जरूरी है। वैसे यहाँ पर भी क्या है, फ्लक्स जरूरी नहीं है, चेंज इन फ्लक्स जरूरी है। क्लियर? हाँ सर, क्लियर। ओके चलो, तीसरा एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट शायद आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। डायग्राम में देखो, हाँ एक सर, कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है और गैल्वेनोमीटर के साथ में कॉइल के नजदीक में देखो मैग्नेटिक ड्रॉ किया है, दिख रहा है डायग्राम में बेटा आपको? हाँ सर। चलो क्या एक्सपेरिमेंट करना है वो समझो। मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है वो हम कॉइल के नजदीक लेके जाएंगे। क्या करेंगे, मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है वो हम लोग टूवर्ड्स कॉइल लेके जाएंगे। जैसे नॉर्थ पोल को हम लोग टूवर्ड्स कॉइल लेके जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा। मानो के सेंटर से पहले हम लोगों को डिफ्लेक्शन दिखता है लेफ्ट साइड पे। अभी मैं मैग्नेट को फिर से दूर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वो फिर से 0 पे आ जाएगा। हाँ सर। अभी मैं नॉर्थ की जगह पर साउथ पोल करूंगा तो क्या हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो जो पहले लेफ्ट साइड मिलता था वो अभी कहां पर मिलेगा आपको, राइट साइड पे। ठीक है, समझो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये थर्ड एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो, लेकिन कंडीशन अप्लाई, कॉइल चाहिए और गैल्वेनोमीटर चाहिए। हाँ सर, वो नहीं है ना सर? गैल्वेनोमीटर स्कूल से ले जाओ। ठीक है। देखो ये कॉइल है, यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर, ये मैंने रखा है यहाँ पर मैग्नेट। पहले मैं नॉर्थ पोल लेके जाता हूँ इधर नजदीक मैग्नेट को। ठीक है, तो जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है वो अभी 0 पे है। जैसे मैं नॉर्थ पोल को नजदीक ले जाऊंगा तो पॉइंटर ये साइड पे आता है नॉर्थ पोल के लिए। ठीक है, और दूर ले जाऊंगा तो फिर से वो कहाँ चला जाएगा, इधर से वो 0 पे चला जाएगा। अभी मैं साउथ पोल, अभी मैं क्या करता हूँ, मैग्नेट में डायरेक्शन चेंज करता हूँ। तो ये पॉइंटर आपका जो पहले 0 पर था वो भी साउथ पोल लेके आऊंगा तो आपको कहाँ पर दिखेगा डिफ्लेक्शन, ये साइड पे। नॉर्थ पे यहाँ पर था ना, ये साइड पे। तो साउथ पोल लेके आएंगे बेटा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब यहाँ से नॉर्थ पोल तो ऐसा होता है, तो साउथ पोल होगा तो वो ऐसा होगा। क्लियर? क्लियर सर। मैग्नेट को
ऐसे में नजदीक ले जाके यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। फिक्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको फील्ड लाइन भी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी यहाँ पर। हाँ सर। ठीक है, अभी मैं कोई चेंज करता ही नहीं हूँ तो ये डिफ्लेक्शन भी कहाँ हो जाएगा, स्टेडी हो जाएगा। लेकिन हमें स्टेडी डिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, हमें तो कांस्टेंट डिफ्लेक्शन चाहिए। तो ये मैग्नेट को भी आपको क्या करना पड़ेगा, आगे पीछे स्लाइड कराते रहना पड़ेगा। ये इसको जितना जोर से, मतलब जितना स्पीडी आपको डिफ्लेक्शन आपको ऐसे ऐसे करते रहो मैग्नेट का, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन भी ऐसे ऐसे स्पीड में होता रहेगा। इधर स्पीड कम हुई तो गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर की भी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैग्नेट को नजदीक ले जाएंगे बेटा, तो सबसे पहले यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। फील्ड लाइन की वजह से यहाँ पर फ्लक्स जनरेट होगा, तो वो फ्लक्स की इफेक्ट से यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आपको दिखाई देता है। तो उसने भी वही फिर से कंक्लूजन यहाँ पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट बताया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जरूरी नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना जरूरी है और स्पीड जरूरी है। स्पीड कांस्टेंट डिफ्लेक्शन आप तभी ला सकते हो ऐसे कांस्टेंट कि जैसे जैसे वो मैग्नेट को आगे पीछे स्लाइड कराते जाओगे। आप धीरे धीरे स्लाइड कराओगे तो डिफ्लेक्शन मिलेगा, नहीं मिले ऐसा हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यूअस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होना जरूरी है और वो आप रैपिडली करोगे मैग्नेट की मूवमेंट को, तभी यहाँ पर आपको इफेक्ट मिल सकती है। और डायरेक्शन आपको चेंज करनी है, डिफ्लेक्शन नॉर्थ पोल पे ऐसे मिलती है और ऐसे मिलती है, तो साउथ पोल पे आपको भी डिफ्लेक्शन ऐसे मिलेगी। If you change the pole of this magnet, you get the deflection in opposite direction. ठीक है? Yes sir. Okay. तो the main thing is that बेटा यहाँ पर दोनों में से सपोज आप कॉइल को स्टेडी करते हो, मैग्नेट का मोशन में लाते हो, और या तो मैग्नेट को स्टेडी रख के आप ये कॉइल को आगे पीछे स्लाइड कराते हो, तो भी आपको यहाँ पर डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो दूसरी एक चीज उसने और भी बताई कि दोनों में से कोई भी एक जो है वो आप स्टेडी रखो और दूसरे को मोशन में लाओ, या तो कॉइल स्टेडी रखो और मैग्नेट को मोशन में लाओ, या तो मैग्नेट स्टेडी रखो और कॉइल को मोशन में लाओ। लेकिन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी जनरेट होनी जरूरी है। रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी 0 ना, ये भी 5 मीटर पर सेकंड से इधर आगे ले जाता हूँ और ये भी 5 मीटर पर सेकंड से आगे ले जाऊंगा, तो दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी बनेगी ही नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई। तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन मिलेगा नहीं। दोनों को मोशन में लाना है तो कंडीशन अप्लाई, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेटिव वेलोसिटी होनी जरूरी है। ठीक है, दोनों को एक ही डायरेक्शन में आपका मोशन में लाना है ऐसे, तो मैं ऐसे साथ में ले जाऊंगा तो कोई पॉसिबल नहीं है। इसको स्पीड में ले जाऊंगा और ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे करता रहूंगा, तभी इसमें आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो थर्ड थिंग इज उसने ये भी बताया इसमें कि यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाती है तो डिफ्लेक्शन मिलेगा नहीं। तो रिलेटिव मोशन इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट थिंग टू गेट द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। रिलेटिव मोशन याद करो, चैप्टर नंबर 3 हमने पढ़ा था, वो 2 गाड़ी वाला का एग्जाम्पल लिया था। आगे उसके पीछे वो वाला। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या बताया था, करंट जरूरी नहीं है, चेंज इन करंट जरूरी है, फ्लक्स जरूरी है, चेंज इन फ्लक्स जरूरी है। थर्ड में वही बताया, और एक चीज रिलेटिव मोशन भी बहुत जरूरी है। थर्ड थिंग उसने बताई थी कि यहाँ पर रिलेटिव मोशन भी होना जरूरी। ठीक है, चलो तो 3 एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। ये तीनों के तीनों आपको पढ़ने हैं। मैं पीडीएफ आपको अभी भेज देता हूँ, यही अभी। तो पहला, सिर्फ पहला और दूसरा 2 पेज आपको उसमें से कंप्लीट करने हैं। ओके ठीक है, ओके। और वो में दिए बेटा वो कंप्लीट करना है। हाँ भाई, हाँ सर। चलो, और कुछ आपको पूछना है? नो सर। नो सर। देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद वाला जो चैप्टर है ना, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट जो हम लोग जनरेट करने वाले हैं, उसके लिए ये माँ बाप है। अच्छा, ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट, ये पूरा चैप्टर आपको इतना अच्छे से आपको करना है कि इसके बाद वाला चैप्टर में तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो ये तकलीफ होगी बेटा तो नेक्स्ट चैप्टर में 101% तकलीफ होगी। ठीक है, हाँ सर। चलो तो मिलते हैं कल। हाँ सर। सेम ओके सर, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यस सर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर।